के पावर सिस्टम में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सब जानते हैं कि पावर सिस्टम 2 जो है आपका कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें एकेटीव के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं जो ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, और वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका आंसर किस तरीके से आपको लिखना है, क्या क्या उसमें लिखना है, वो हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हम लोग कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों का साथ रहा तो ये सीरीज़ हम आपको चलाएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब ये जो एग्ज़ाम्स होंगे, ये जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एकेटीव एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके आंसर किस तरीके से आपको लिखना है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो है आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट, ये फॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर है जो। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे, क्वेश्चन क्या है बनेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखिए, कुछ वीडियो हमने आपको पावर सिस्टम 2 के दे दिए हैं प्लेलिस्ट में, वो आप लोग सभी लोग देख लेना। उसके बाद आपका ये जो पोर्शन बचा है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का, वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपसे अगर पूछा जाता है कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस, और आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मान लीजिए है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होती क्या है। आपने पढ़ा होगा, तो आपको एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। पूरा फॉल्ट एनालिसिस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको किस तरीके से समझना है। देखिए सिमेट्रिकल, देखिए फॉल्ट एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो फॉल्ट आप जानते हो, जो अनडिजायरेबल कंडीशंस में आपका या एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं, वो हमारी फॉल्ट कंडीशन कहलाती है। जैसे अचानक करंट इंक्रीज हो जाना, ठीक है, या करंट या शॉर्ट सर्किट हो जाना, तो ये फॉल्ट कहलाता है, फॉल्ट के अंतर्गत आता है। और जब भी फॉल्ट होता है तो उस केस में क्या होता है कि वोल्टेज हमारा उसके अक्रॉस 0 हो जाता है, और जो करंट होती है वो शॉर्ट सर्किट करंट हमारी इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये तो हो गया पूरा फॉल्ट की कंडीशन में ये चीज़ आ जाती है कि वोल्टेज वहाँ का 0 हो जाता है और शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होती है, जो कि बहुत ही इनफाइनाइट करंट होती है, मान लीजिए बहुत हाई करंट होती है। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन कहलाती है या फॉल्ट कंडीशन कहलाती है। क्लियर है इतनी बात, ये तो फॉल्ट हो गया। अब बात करते हैं कि फॉल्ट होती कितनी टाइप की है। तो फॉल्ट 2 प्रकार की होती है। एक आपकी फॉल्ट सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाती है, और एक आपकी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाती है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है वो आप समझ लीजिए शॉर्ट में, क्योंकि आपको हमने डिस्कस किया है पूरा, एक वीडियो पिछली क्लासेस में आप देख सकते हो। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट और सिमेट्रिकल फॉल्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है ये समझना है। देखिए, सिमेट्रिकल फॉल्ट वो फॉल्ट होती है जिसमें हमारा सिस्टम का वोल्टेज, प्री फॉल्ट 2 कंडीशन होती हैं, एक प्री फॉल्ट होती है और एक होती है पोस्ट फॉल्ट। तो देखिए, प्री फॉल्ट यानी कि फॉल्ट से पहले, और पोस्ट फॉल्ट की मतलब है फॉल्ट होने के बाद। तो जब सिस्टम का वोल्टेज प्री फॉल्ट होने से, यानी कि फॉल्ट होने से पहले सिस्टम का वोल्टेज या सिस्टम का करंट हमारा बैलेंस रहता है, सिस्टम का करंट कहें या हम कह सकते हैं वोल्टेज, वो कैसा रहे, बैलेंस रहे, क्योंकि हमारा जो पावर सिस्टम होता है वो बैलेंस ही पावर सिस्टम होता है। और पोस्ट फॉल्ट में अगर हम देखें तो पोस्ट फॉल्ट में भी हमारा जो वोल्टेज और करंट होगा वो भी आपका बैलेंस कंडीशन में ही रहे। तो ऐसी जो करंट, ऐसा जो फॉल्ट कहलाता है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना, यानी कि प्री फॉल्ट कंडीशन में और पोस्ट फॉल्ट कंडीशन में सिस्टम का वोल्टेज करंट क्या होगा, बैलेंस ही होगा। जबकि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है कि सिस्टम का प्री फॉल्ट वोल्टेज या करंट की बात करोगे
प्री फॉल्ट वोल्टेज या करंट, प्री फॉल्ट कंडीशन में वोल्टेज या करंट या इम्पीडेंस वो हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट पोस्ट फॉल्ट के केस में या पोस्ट फॉल्ट होने के बाद अगर आप देखोगे तो वोल्टेज हुआ, करंट हुआ या इम्पीडेंस हुआ, सिस्टम का वो क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। और अनबैलेंस होने के कारण क्या है, हमारा वो क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट वो फॉल्ट होती है जिसमें प्री फॉल्ट वोल्टेज या करंट सिस्टम का बैलेंस रहता है और पोस्ट फॉल्ट में भी बैलेंस रहता है, जबकि अनसिमेट्रिकल में प्री फॉल्ट में बैलेंस होगा और अनसिमेट्रिकल में पोस्ट फॉल्ट में आपका अनबैलेंस हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सप्लेन करना है कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है। तो वही हमने बताया, जब देखिए ज़्यादातर अगर हम बात करें फॉल्ट की तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ही हमारे सिस्टम में ज़्यादा होती है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में बहुत सारी फॉल्ट्स होती हैं, जैसे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया, ठीक है, 3 शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया। ये सारी फॉल्ट जो होती हैं वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आती हैं। अब ये जो फॉल्ट होती हैं, अगर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करें तो इसे किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, क्या होता है, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब हम एनालिसिस करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की, तो एनालिसिस करते समय हम क्या चीज़ ध्यान देते हैं, इसमें हम जो एक टूल यूज करते हैं वो यूज होता है सिमेट्रिकल कंपोनेंट का, सिमेट्रिकल कंपोनेंट। और सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या होता है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं या ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अनबैलेंस्ड सिस्टम को या अनबैलेंस हमारा वोल्टेज हो या करंट हो, उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस 3 सेट ऑफ बैलेंस वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्ट करने से ही हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को बैलेंस में कन्वर्ट करने पे ही हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया? यानी कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल कंपोनेंट का हम यूज करते हैं जो कि क्या करता है, 3 फेज वोल्टेज को अनबैलेंस 3 फेज वोल्टेज या करंट हो, उसको हम बैलेंस में 3 सेट ऑफ बैलेंस वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट। और ये जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, इसी हम को जो एक्सप्लेन किया जाता है वो किया जाता है फोर्टिस थ्योरम के द्वारा। फोर्टिक्यूस थ्योरम ये होती है थ्योरम, इससे हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है सिमेट्रिकल कंपोनेंट, तो इसको आगे समझ लेते हैं। देखिए आपको दिखा है इसमें क्या लिखा है, सिमेट्रिकल फॉल्ट में सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या होते हैं। तो देखिए साफ साफ लिखा है, इन 3 फेज सिस्टम अनबैलेंस कंडीशन, यानी कि अनबैलेंस कंडीशन जैसे फॉल्ट की बात हो रही हो, फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल लोड कैन बी डिफ़िकल्ट टू एनालाइज डायरेक्टली। जब भी हम अनबैलेंस सिस्टम की बात करते हैं तो हमको डायरेक्टली उसको एनालिसिस करना टफ हो जाता है या कठिन होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिमेट्रिकल कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं। जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट सिंप्लीफाई दिस एनालिसिस बाय ट्रांसफॉर्मिंग द अनबैलेंस सिस्टम इनटू 3 बैलेंस सेट ऑफ फेजर। भाई हमने बताया कि 3 बैलेंस सेट में हम कन्वर्ट करते हैं उसको, तो ये हमारा सिमेट्रिकल कंपोनेंट कहलाता है। अब बात आती है 3, इसमें जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस, एक होता है नेगेटिव सीक्वेंस और एक होता है जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट होते हैं, तो तीनों कंपोनेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है, अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक फोर्टिस थ्योरम में एक अल्फा ऑपरेटर होता है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। अल्फा ऑपरेटर, देखिए एक ये जो होता है इसको हम बोलते हैं अल्फा ऑपरेटर, ठीक है, इसे ऑपरेटर बोला जाता है। और अल्फा इक्वल टू होता है ई पे पावर j 120 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
कि कोई भी फेजर होता है उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे टर्म में, तो उसकी वैल्यू क्या होती है उसको आप समझ लीजिए। जब भी हम बात करते हैं, मान लो ए वोल्टेज है, फेज वोल्टेज सिस्टम ए का, इसी तरीके से मान लो एक फेज वोल्टेज बी है, बी फेज का फेज वोल्टेज, इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो मान लो हमने अल्फा स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं फेज वोल्टेज ए के टर्म में, और हमने मान लिया सी फेज का वोल्टेज है, उसको हम इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेज ए को इस टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें अल्फा की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, तो जब भी हम अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा का मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 1 मैग्नीट्यूड और एंगल ऑफ 120 डिग्री। अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 मैग्नीट्यूड एंगल ऑफ प्लस के 240, ये याद रखना, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 एंगल ऑफ माइनस के 120 डिग्री। तो ये अल्फा ऑपरेटर होता है जो इसकी वैल्यू को डिसाइड करता है, ये वैल्यू याद रखना, ठीक है। जब भी अल्फा होगा इसका मतलब क्या है, 1 मैग्नीट्यूड और 120 से मल्टीप्लाई किया गया है उससे। अब यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गया, तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, जब भी हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो हमारे फेज सीक्वेंस 2 होते हैं। फेज सीक्वेंस कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है ए बी सी, एक होता है ए सी बी, 2 ही फेज सीक्वेंस पॉसिबल हैं हमारे पावर सिस्टम में, ठीक है। तो फेज सीक्वेंस अब 2 हैं, तो इन दोनों फेज सीक्वेंस के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया V1 I1। जब भी पॉजिटिव की बात आएगी तो इसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव की बात आएगी तो इसको 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और 0 की बात आएगी तो उसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वोल्टेज हो या करंट हो, इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है इतनी बात। फिर अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए वही दोनों चीज़ें लिखी हैं पॉजिटिव सीक्वेंस में। कब पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट कहलाएगा, जब पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होगा तो जब हम क्या करते हैं, इसमें देखो कंडीशन लिखी है 3 फेजर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि 3 फेजर होंगे जो इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, स्पेस्ड 120 अपार्ट, और उनके बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री का हो, एंड इन फेज सीक्वेंस एज ओरिजिनल फेज सीक्वेंस, और इनका फेज सीक्वेंस कैसा हो, ABC, जो सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब ABC फेज सीक्वेंस है तो उसका भी फेज सीक्वेंस सेम ही है, तो ऐसा सीक्वेंस कंपोनेंट कहलाता है पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ठीक है। रिप्रेजेंट द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ द सिस्टम, ये जो कहलाता है ये नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में सिस्टम का कहलाता है। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, मान लो तो जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से, क्या बोला है, इक्वल मैग्नीट्यूड, तो हमने मान लिया ये है हमारे पास, इसका डायग्राम बना सकते हो इसको। तो जैसे ये है BA1 पॉजिटिव सीक्वेंस, ये हो गया पॉजिटिव सीक्वेंस B फेजर का, C फेजर का पॉजिटिव सीक्वेंस, ठीक है। इनके बीच का फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, और ये 120 डिग्री। मैग्नीट्यूड में अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड सबका इक्वल होगा, तो आपका इस केस में, और फेज सीक्वेंस कैसा है, ABC, ठीक है, ABC। तो ये हमारा कहलाता है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। क्लियर है इतनी बात। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेगेटिव फेज सीक्वेंस की, तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस कैसा होगा, जब हमारा सिस्टम का ये हमने मान लिया नेगेटिव है तो 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया BAC2, और ये हो जाएगा BV2। तो इसमें भी क्या है, 3 फेजर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड स्पेस्ड 120 अपार्ट, यानी कि फेज डिस्प्लेसमेंट इसका भी कितना होगा, 120 डिग्री, और मैग्नीट्यूड भी इसका सेम होगा, ठीक है। साथ में बट इन रिवर्स फेज सीक्वेंस, अब जो फेज सीक्वेंस होगा वो आपका ABC ना हो करके कैसा होगा, ACB, ठीक है,
सी बी, तो अब ये फेज सीक्वेंस होगा। इसमें क्या था, ए बी सी, ए बी सी ये फेज सीक्वेंस था, इसमें ए सी बी फेज सीक्वेंस। तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस कब कहलाएगा, जब आपका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री हो, बट जो फेज सीक्वेंस है अब वो अपोजिट होना चाहिए ओरिजिनल फेज सीक्वेंस के। ओरिजिनल फेज सीक्वेंस मान लो ए बी सी है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ए सी बी। तो ये जो कहलाएगा रिवर्स या नेगेटिव, या आप कह सकते हो अपोजिट होगा, तो उस केस में नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट कहलाएगा। इसके बाद इसमें देखिए लिखा है कॉजेज बाय अनबैलेंस कंडीशन। तो अनबैलेंस कंडीशन, फेज टू फेज का फॉल्ट, अनबैलेंस लोड कैन डैमेज रोटेटिंग मशीन, प्रोड्यूस रिवर्स टॉर्क। ठीक है, रिवर्स टॉर्क का मतलब क्या है, रिवर्स फेज सीक्वेंस को रिवर्स टॉर्क डेवलप करेगा। तो ये इस तरीके से नेगेटिव फेज सीक्वेंस हो गया। इसको एक्सप्लेन कर देंगे डायग्राम बना करके। मैग्नीट्यूड सेम, फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री दोनों का है, लेकिन फेज सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो जाता है, नेगेटिव में अपोजिट हो जाएगा ओरिजिनल फेज सीक्वेंस के। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट की। तो जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या है, ऑल थ्री फेजर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन फेज। इसमें क्या है, तीनों मैग्नीट्यूड कैसे होंगे, तीनों फेजर जो बने होंगे उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा और फेज भी सेम होगा, बट फेज डिस्प्लेसमेंट, अब इसकी अगर हम बात करें तो फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री नहीं होगा, फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम भी साथ में बनाते रहना है और इसको नोट भी करते रहना है। अब जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट कब मिलेगा, जब आपकी ग्राउंड फॉल्ट हो या अनबैलेंस न्यूट्रल करंट अगर मिल रही हो, तो वहाँ पे आपका हमेशा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट देखने को मिलेगा। यानी कि जीरो सीक्वेंस करंट तभी होगी जब उसमें ग्राउंड फॉल्ट होगी या अंडरग्राउंडेड होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे लाइन टू लाइन फॉल्ट की अगर हम बात करें तो ये लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गई, दो लाइनें आपस में टच हो गई, तो ये हमारा यहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट हमारा जीरो होगा, यहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट जीरो ही होगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा। ठीक है, जीरो सीक्वेंस का कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा। जबकि कोई भी वायर, सपोज करो एक वायर टूट के ज़मीन में गिर गया, तो ये एलजी फॉल्ट होगी, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट अब आपको दिखेगा। ठीक है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का मतलब क्या, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज भी मिलेगा, जीरो सीक्वेंस करंट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के लिए आपको इतना लिखना है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट की हेल्प से आपको अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को एनालिसिस किया जाता है। क्लियर है इतनी बात, बताइए। उसके बाद अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे फोर्टिस थ्योरम के बारे में वही बताया गया है कि फोर्टिस थ्योरम क्या करता है। ये फोर्टिस थ्योरम जो अल्फा ऑपरेटर होता है उसका प्रयोग करके हम अनबैलेंस फेज वोल्टेज को या फेज करंट को हम बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं, या बैलेंस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है या थ्योरम जो होती है उसी को फोर्टिस थ्योरम बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है, ये आप नोट कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए टॉपिक, क्योंकि लगातार क्वेश्चन ये पूछा जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग अगर एक्सप्लेन करें फोर्टिस थ्योरम को, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में अगर हम वोल्टेज को लिखेंगे, तो ये जो हमने पहले डेफिनेशन लिखी है, इसी में अगर आप पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में वोल्टेज निकालते हैं, हमने मान लिया पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में अगर आप देखोगे
तो ये डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। तो इसमें ये क्या है, मान लो BA1 पॉजिटिव सीक्वेंस, B1 BC1, ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में। वोल्टेज की बात करें तो ये BA1 है। इसी तरीके से यहाँ से अगर हम निकालें BV1 तो फेज वोल्टेज, इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ BA1, यानी कि BA फेज वोल्टेज A के लिए, तो A के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हमेशा कैसे मूव करते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है, या क्लॉकवाइज अगर मूव करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देते हैं, तो यहाँ से अल्फा से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा फेजर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं मान लो फेज ए से, तो फेज ए का वोल्टेज तो यही है। यहाँ से अगर हम टर्म करें तो यहाँ से अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे BB1, और यहाँ पे अगर आप देखोगे BB1 को तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी। सबसे पहले चलिए इसको हम बना लेते हैं सही से। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर फेज वोल्टेज A फेज का वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज ये है, इसी तरीके से B फेज वोल्टेज ये दिया गया है, और C फेजर का जो वोल्टेज दिया गया पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज BC1 दिया गया है। अगर हम B फेज का वोल्टेज B फेज A के टर्म में अगर लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया क्या है, VA है, तो ये क्या आ जाएगा इसका VA। इसके टर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में तो अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे फिर अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो टर्म हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर BA1 लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा अल्फा BA1। तो हमको जितने भी ABC फेज हैं उन सबको फेज A के टर्म में आपको लिखना है, ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस के टर्म में। तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस के टर्म में ये लिख गया सारे फेज वोल्टेज को। देखो ये सारे फेज वोल्टेज हैं BA1 B1, ये सारे क्या है फेज A के टर्म में हमने इनको लिख लिया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज को लिख लेते हैं। तो नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज को लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसी तरीके से हम नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज को लिखने के लिए लिख लेते हैं नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या क्या होंगे, तो नेगेटिव के लिए फेजर डायग्राम क्या है, मान लो ये है BA2 BC2, ये BB2। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये BA2, उसके बाद यहाँ से जो फेज वोल्टेज नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज B2 के क्या लिखोगे, वो हो जाएगा हमारा अल्फा BA2, और ये क्या हो जाएगा BC2 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर BA2। तो ये सारे वोल्टेज हो जाएंगे नेगेटिव सीक्वेंस के लिए। क्या किया, यहाँ से ऐसे चलेंगे, तो यहाँ से जब आप चलोगे इस तरीके से, सबसे पहले क्या करेंगे अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, अल्फा से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से इसको ऐसे जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ठीक है, अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो ये आपका टर्म में लग गया। अब इनको हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लो अब नेगेटिव सीक्वेंस हो गया, पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया, अब हम बात करते हैं तीसरा जीरो सीक्वेंस। जीरो सीक्वेंस में कैसे वोल्टेज होगा, तो जीरो सीक्वेंस में जब हम बात करेंगे तो सारे वोल्टेज इक्वल होते हैं। जैसे जीरो सीक्वेंस में आप देखे होंगे इस तरीके से बनाते हैं, तो वोल्टेज BA0 BAB0 और BC0 यानी कि नेगेटिव सीक्वेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा BA0, BB0 जो होगा वो हमेशा BA1 के इक्वल होगा, और BC इक्वल क्या है, सारे वोल्टेज क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में।
तो ये आपको टर्म आपको दिख गया। अब इन्हीं सारे वोल्टेज को आप क्या करते हो, एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन सारे वोल्टेज को हम सम कर देते हैं। तीनों फेज वोल्टेज को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, जिससे कि हमारा ओरिजिनल वोल्टेज निकल के आ जाता है। चलिए इसको लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन वोल्टेज को रख दिया। टोटल वोल्टेज अगर हम देखें, सम करें इन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस को, तो क्या होगा, तो सम ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस वोल्टेज, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बी ए को क्या लिख सकते हैं, फेज ए वोल्टेज को हमने क्या कन्वर्ट किया, V1 पॉजिटिव में, इसको नेगेटिव में, और फेज वोल्टेज है जीरो सीक्वेंस में। इसी तरीके से फेज बी का हमने क्या किया, कंपोनेंट में लिखेंगे, बी पॉजिटिव में, बी नेगेटिव और बी जीरो सीक्वेंस। इसी तरीके से सी फेज वोल्टेज को हमने कंपोनेंट में कन्वर्ट किया, बी पॉजिटिव, बी सी नेगेटिव और बी जीरो सीक्वेंस, ठीक है। अब इन सारे वोल्टेज की वैल्यू आपको निकाल चुके हो आप लोग। देखो VA1 की वैल्यू आप देख सकते हो, पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या निकाली थी, तो ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है, ये वाली। तो ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन 1 में मान लो। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में क्या बनेगा हमारे पास, तो देखिए ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, VA1 प्लस VA2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA2, और बी पॉजिटिव के लिए क्या होगा, 0 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे VA1 फेज वोल्टेज, पॉजिटिव फेज वोल्टेज के लिए क्या होगा, बी फेज के लिए, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर VA1 प्लस अल्फा VA2 प्लस VA0। VC के लिए, VC1 की वैल्यू क्या है, अल्फा VA प्लस के अल्फा स्क्वायर VA2 प्लस VA0। तो ये सारी वैल्यू हमने क्या की, इन सारी वैल्यू उठा करके इन इक्वेशन से, ये जो वैल्यू दी गई हैं इनसे वैल्यू उठा करके यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब जैसे वैल्यू पुट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से बना सकते हो, BA BB और BC इस मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएं तो ये क्या बनेगा, देखिए इसको हम जब कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास टर्म यही बचेगा 1 1 1 और अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा स्क्वायर 1। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कंपोनेंट, नेगेटिव कंपोनेंट और ये जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, और ये जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। A2 ठीक है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमारी ये फेज वोल्टेज है, ये फेज कंपोनेंट वोल्टेज है, ये फेज कंपोनेंट वोल्टेज है, ठीक है। सिमेट्रिकल कंपोनेंट ये कन्वर्ट हो गया आपका, बस। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, फेज वोल्टेज इक्वल्स टू, इस पूरे मैट्रिक्स को हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, तो ये मैट्रिक्स ए और ये क्या हो जाएगा, BS फेज कंपोनेंट वोल्टेज, सप्लाई कंपोनेंट वोल्टेज, सिमेट्रिकल कंपोनेंट, सॉरी BS का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट वोल्टेज। तो इस टर्म से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये पूरी मैट्रिक्स बन गई। अब अगर इसको आपको A इनवर्स निकालना हो तो A इनवर्स भी निकाल सकते हो। A इनवर्स की वैल्यू
आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे इनवर्स मैट्रिक्स, तो आप जानते हो इसके एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से 1/3 ये मैट्रिक्स बन के आएगी, आप सॉल्व कर लेना। ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फेज वोल्टेज को सिमेट्रिकल वोल्टेज के टर्म में आपका ये दे दिया गया है। इतना आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्लियर है इतनी बात? बताओ एक बार फिर से समझ लो। जब भी आपको अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस की बात करेगा तो आपको क्या है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना होगा। और सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या बताता है कि कोई भी अनबैलेंस कंडीशन है या अनबैलेंस वोल्टेज हो, करंट हो, उसको हम क्या करते हैं, सिमेट्रिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि एक बैलेंस सेट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उसमें पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट होता है जिसमें फेज सीक्वेंस आपका सेम रहता है ओरिजिनल फेज सीक्वेंस के, मैग्नीट्यूड और फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री होता है। उसके नेगेटिव फेज सीक्वेंस में क्या होगा, फेज सीक्वेंस वोल्टेज आपका इक्वल होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा, फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री होगा, और उसका जो फेज सीक्वेंस होगा वो ओरिजिनल फेज सीक्वेंस के अपोजिट होगा, अपोजिट या रिवर्स कह सकते हैं, ठीक है। ये अपोजिट या रिवर्स कह सकते हैं, ठीक है। जबकि जीरो सीक्वेंस में क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड वोल्टेज होगा और फेज में होगा, बट उसका फेज डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री अब नहीं होगा। तो ये आपका कहलाता है जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्ट करने के बाद हमने इन सब की वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद इन तीनों फेजर को ऐड कर दिया। तीनों फेजर को ऐड करने पे हमने इसकी वैल्यू पुट करी। तो वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और यही हमारा कहलाता है फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।